सबसे पहले इनके दो के मैसेज आते हैं, नेहा खान और सिमरन बैसला। सबसे पहले करते हैं मैसेज। ये दो के ही आते हैं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो आर्ट एजुकेशन यानी कला शिक्षा चल रही है उसका आपका पार्ट सेकंड, ठीक। आई होप आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख ली होगी। अगर पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आने वाला है। अदरवाइज आपको पार्ट सेकंड ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट की आप लोग वीडियो देखना। आप जितने भी आर्ट एजुकेशन से संबंधित जो जो कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण चीजें थी, वो मैंने उसके अंदर यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत कर लेते हैं, पार्ट बी के बारे में। सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है भाई। कुसुम, सुनील, सोनम, अजय, सुदर्शन, रुचिका, महिमा, शाही, धैर्य, ठीक है, प्रीति, आकाश, रितिका, सारे नाम ही ले दूंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पार्ट सेकंड से। आर्ट एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए देखिए, पार्ट सेकंड के अंदर शुरुआत में कुछ आपकी पीडीएफ के अंदर मैंने कुछ चीजें डाली हुई है यहाँ पर। ये चीजें मतलब आपकी एनवाइएस की किताबों से ली हुई है। जो आपका एग्जाम रहता है उस एग्जाम के अंदर संभावनाएं रहती है एग्जामिनर कुछ ऐसे कंसेप्ट या किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जो आई होप आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, या कोई भी कोई ऐसा कंटेंट डाल देगा जो आप लोगों के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहता। बट फिर भी आपका कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन देखने को जरूर मिलता है, जो ऑलरेडी इसका पैटर्न चलता आ रहा है डीएसएसबी के ऊपर। तो ऐसे शुरुआत में मैंने भी कुछ चीजें डाल दी, एनआईएस की किताब में से लेकर ये डाल दी। इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेना, बाई चांस एग्जाम के अंदर आए तो आपको पता रहेगा कि भाई हाँ भाई ये चीजें भी इससे जुड़ी रहती है, क्योंकि आपकी चल रही है आर्ट एजुकेशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? आर्ट एजुकेशन चल रहा है। तो जिस प्रकार की आर्ट होती है, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, मान लीजिए कोई कलाकार या आर्टिस्ट आपसे पूछ ले तो आप लोग यहाँ पर मतलब बता सकते हो। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप लोगों की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक। देखिए अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो समकालीन कलाएं है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपकी चली है, मतलब चलती भी आई है। तो इस प्रकार की जो कुछ कलाएं रहती है उन कलाओं के यहाँ पर नाम दी हुई है, और खासकर आपकी दी हुई है आपके पहले विजुअल आर्ट्स, ठीक है, यानी जो आपकी दृश्य कलाएं होती है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, विजुअल आर्ट्स के बारे में बताया था, कौन कौन सी विजुअल आर्ट्स या दृश्य कलाएं होती है जिनको हम लोग देख सकते हैं, या स्पर्शनीय कलाएं भी इनको कहा जाता है। जो आप लोग पेंटिंग बनाते हो, मूर्ति वगैरह बनाते हो, सब मतलब इसके अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है यहाँ पर आपके, जैसे विजुअल आर्ट्स की यहाँ पर बात आ रही है, तो विजुअल आर्ट्स के कुछ आपके मौलिक सिद्धांत रहते हैं। विजुअल आर्ट्स के कुछ आपके मौलिक सिद्धांत या मौलिक एलिमेंट आप लोग मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए आप लोग, ये रहते हैं। अगर मैं ऑथेंटिक सोर्स की देखूं तो यहाँ पर चार प्रकार के आपके एलिमेंट यहाँ पर बताए हुए, मतलब कहीं पर इससे थोड़े एक दो ज्यादा भी ले लेता है, बट इनको भी देख लोगे तो भी काफी रहेगा। तो विजुअल आर्ट्स सभी को पता आपको। अब विजुअल आर्ट के सिद्धांत क्या रहेंगे, किस प्रकार से विजुअल आर्ट की यहाँ पर जो विशेषता है वो एक पर्टिकुलर सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसे होगी। विजुअल आर्ट्स के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पर दी हुई है, आपका लैंडस्केप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका लैंडस्केप के अंदर होना चाहिए। जो भी आप विजुअल आर्ट बनाए, मान लीजिए आप पेंटिंग बना रहे हो, किसी की भी पेंटिंग बना रहे हो, लैंडस्केप के अंदर हो। दूसरा, उसके अंदर आपका संतुलन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई कुछ भी आपने बना दिया, इधर उधर चीजें जा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर आपका संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। उसके अलावा आपका तालमेल होना चाहिए। तालमेल कैसा होना चाहिए कि सही चीज पर सही कलर का आपको रंग बनना है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ पेंटिंग बना रहे हो और पौधों की आपने पेंटिंग बना दी और कलर भर दिया उसमें रेड कलर का, ठीक है, उसकी पत्तियों में। तो पत्ते तो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो सही आपको तालमेल बैठाकर यहाँ पर विजुअल आर्ट्स के अंदर इस चीज का प्रयोग करना है, वरना आपकी विजुअल आर्ट वो आपकी इनकम्प्लीट मानी जाएगी, ठीक। तो संतुलन हो गया, तालमेल हो गया। आपको लय बना कर रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या बनने आकर रखनी पड़ेगी? लय बना कर रखनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों ने जो म्यूजिक है, संगीत है, क्योंकि मुझे ज्यादा संगीत की नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सीडीपी या साइकोलॉजी का टीचर हूं, तो मतलब अदर फील्ड की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे संगीत हो गया, कुछ और हो गया। बट संगीत भी आपके मतलब जो आपके ये परफॉर्मिंग आर्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, परफॉर्मिंग आर्ट का एक पार्ट होता है जो आपका संगीत होता है, ठीक है। उसमें आप परफॉर्म करते हो संगीत के अंदर। तो संगीत के अंदर भी आपका क्या चाहिए होता है? जो आपका म्यूजिक रहता है, संगीत रहता है, तो संगीत के अंदर भी आपका क्या चाहिए होता है? संगीत के अंदर भी आपका लय और ताल से मिलकर आपका संगीत बनता है, ठीक है। लय और ताल से मिलकर आपका संगीत बनता है, सा रे गा मा पा धा नी सा।
इस प्रकार से जो सात है ना ये, ठीक है, इनको मिलाकर जो पर्टिकुलर शब्द होते हैं तब वहां पर एक प्रकार का संगीत निकलता है। तो संगीत के लिए भी आपकी लय और ताल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर जो संगीत है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, किस प्रकार से होता है, तो आप लोग मतलब इसको बता सकते हो। तो विजुअल आर्ट के यहाँ पर देखिए कुछ टाइप से दिए हुए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोलम या जिसको अल्पना कहा जाता है, ये केरल और पश्चिम बंगाल की सतह चित्रकारी है। यहाँ पर चित्रकारी दी हुई है, देखो चित्रकारी किसका पार्ट था, चित्रकारी हो, मूर्ति कला हो या पेंटिंग हो, ये सब पार्ट होता है आपके विजुअल आर्ट्स का, आपका पार्ट होता है, ठीक। उसके अलावा आपकी फुलकारी, फुलकारी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर चलती है, जो मतलब आपने ये सब चित्रकला पेंटिंग्स वगैरह देखी है ना, तो उसी प्रकार की दी हुई है, ये पंजाब के अंदर आपके। उसके अलावा आपकी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी दी हुई है, यह होती है आपकी सांगनेर के अंदर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर बड़ा फेमस है ये वाली जगह जो आपकी है सांगनेर, जो आपका क्राफ्ट के लिए आपका बहुत फेमस रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा फेमस रहता है जो आपका सांगनेर है। आई थिंक सांगनेर रेलवे स्टेशन के आसपास में कुछ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस प्रकार की कलाएं आपको ज्यादातर राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई, आपके विजुअल आर्ट्स के अंदर मैंने कुछ आपकी कलाएं बताई, अब परफॉर्मिंग आर्ट की कुछ कला देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है। अब परफॉर्म क्या काम करोगे, एक तो डांस करके, ठीक है, और उसके अलावा एक सिंगिंग करके, या कुछ मान लीजिए कोई आपने कठपुतली का इस प्रकार से मतलब अभिनय किया, कुछ और क्या रोल प्ले किया, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर देखिए आपका आ जाएगा क्लासिकल म्यूजिक आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्लासिकल म्यूजिक आपका हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली का। दूसरा आपका क्लासिकल डांस आ जाएगा, जो भी आपके क्लासिकल डांस है अलग अलग स्टेट के, जैसे आपका कथक दिया हुआ है, ये आपका उत्तरी भारत खासकर यूपी की तरफ होता है। भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु की तरफ होता है। कथकली आपका केरल के अंदर होता है। तो मतलब ये सभी आपके क्लासिकल डांस है जो आपके मतलब पर्टिकुलर इन एरिया से, मतलब ये स्टेट से यहाँ पर जुड़े रहते हैं। कुछ आपके रीजनल डांस भी होते हैं जो किसी एक खास विशेष क्षेत्र के अंदर आपके होते हैं, कोई स्टेट के अंदर होते हैं, किसी खास स्टेट के अंदर भी कोई ऐसी जगह होगी पर्टिकुलर, वहां पर आपके रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भांगड़ा दिया हुआ है, रास दिया हुआ है, बिहू दिया हुआ है, ये सभी मतलब आपके कुछ रीजनल डांस होते हैं। कठपुतलियां रहती है, ठीक है, पपेट कठपुतलियां रहती है, वो आप लोगों ने देखा है ना, ऐसे हाथ से और नीचे से फिर वो रस्सियां निकलती रहती है, उससे फिर कठपुतलियों को मतलब यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर कठपुतली आपकी हो जाएगी, अलग प्रकार की यहाँ पर दी हुई है जो कठपुतली के जैसे टाइप्स है। तो ये सभी परफॉर्मिंग आर्ट के जो आपके कुछ मतलब टाइप्स दिए हुए जो सामने आपकी स्क्रीन पर है। आई होप इनमें से क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा परफॉर्मिंग आर्ट का प्रकार है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से टकरा सकता है, ठीक है। चलिए भैया आगे देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कुछ कारीगर की, बात करते हैं कलाकार की, बात करते हैं कुछ आर्टिस्ट की, बात करते हैं। अगर आर्ट एजुकेशन के अंदर कोई आपका आर्टिस्ट या कलाकार आएगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ आपके कारीगर, कुछ आपके जिसको कहा जाता है क्राफ्टमैन या आर्टिस्ट या कलाकार कहा जाता है, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे गंजीफा कार्ड, जो जो आपके सामने है ना, इनको गूगल पे डालोगे तो इनकी इमेज आ जाती है, तो आप लोग देख लेना जो गंजीफा कार्ड होता है किस प्रकार से होता है। फाड़ चित्रकारी होती है, पट चित्रकला जो आपकी होती है, ठीक है। तो इन सभी के नाम दिए हुए, बनमाली महापात्रा ने करा था, विजय जोशी ने करा था, गोकुल बिहारी पटनायक ने पट चित्र यहाँ पर करा था, अब्दुल जब्बार खत्री ने बांधनी करा था, फिरदौस अहमद ज्ञान ने पश्मीना सोल की बुनाई करी थी, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा सीटेट वगैरह में, और कांगूबेन लाला भाई ने फरमान ने आपका करा था गोटा पट्टा। ये सभी एक प्रकार की जो आपकी आर्ट होती है, कलाएं होती है, इस प्रकार की चित्रकारियां होती है जो इन फेमस व्यक्तित्व वाले लोगों ने इनको यहाँ पर किया हुआ है, जो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके फेमस जो थे मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ परफॉर्मिंग आर्ट वाले आपके कुछ सिंगर दिए हुए, कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर में आ जाए कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट का कोई फेमस आपके सामने सिंगर आ जाएगा, तो ये कुछ आपके सिंगर के नाम दिए हुए, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, ये जो भी ऑथेंटिक किताबें होती है, क्योंकि मैं ज्यादातर ऑथेंटिक किताब के सोर्स के माध्यम से पढ़ाता, तो कुछ इस प्रकार के सिंगर दिए हुए परफॉर्मिंग आर्ट के। आप कह देना सर इसके अंदर तो मतलब हिमेश रेशमिया नहीं है, या सोनू निगम नहीं है, या कोई और आप लोग ऐसे कह लीजिए, तो ये हमें ऑथेंटिक किताब जो है एनओएस वगैरह की जो किताब रहती है उसमें से देखना है, अपनी मर्जी का नहीं देखना। जैसे कुछ फेमस आपके दिए हुए जो लोग गायक है, अल्लाह जिलाई बाई दिया हुआ है आपका, पम्मी बाई दिया हुआ है, पम्मी बाई आपके पंजाब के अंदर बड़े फेमस है, तीजन बाई है, रसमई आपके बालकृष्ण है, पवन दास बाउला आपका भोपा है। ये सभी आपके फेमस लोक गायक है जो एक प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म करते हैं अपने गाकर यानी सिंगिंग के माध्यम से परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये समझ गए आप लोग। हाँ हाँ, यूपी का कथक है भाई, ठीक है, आज ज्यादातर यूपी में ही है, वरना उत्तर भारत के अंदर भी देखने को मिल जाता है।
देखिए अगला बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो आपकी कठपुतली है, ठीक है, जो आपकी पपेट्स होते हैं, उनके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। अब इसमें एज ए टीचर मुझे लगता नहीं कुछ आपको समझाना पड़ेगा। कठपुतली आपको सभी पता है, ठीक है। आप लोग भी किसी के इशारे पर नाचते हो, नहीं नया नाचते हो। तो जो इशारों पर जो यहाँ पर अभिनय कराया जाता है, रोल कराया जाता है, तो सभी आपकी कठपुतली है। इसको मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर दिया। बाई चांस किसी टाइप की कठपुतली आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का बताने का नहीं है, सिर्फ आपके कठपुतली के टाइप्स और पर्टिकुलर स्टेट वहां पर दिए हुए, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं भाई, जो आपकी विजुअल आर्ट और क्राफ्ट होती है। क्या होती है? जो आपकी विजुअल आर्ट और जो आपकी क्राफ्ट होती है। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको क्राफ्ट वगैरह के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे प्रकार से देख लिया होगा। तो मान लीजिए इसके अंदर आपको कोई चीज एक्सप्लोर करनी है, खोजनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है, और इन दोनों के माध्यम से करनी है, तो कौन कौन से मेथड का आप लोग यहाँ पर यूज करोगे? आप लोग यूज कर सकते हो ड्रॉइंग एंड पेंटिंग का। देखिए कोई भी ड्राइंग कर लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके माध्यम से क्या होगा, मतलब आप क्राफ्ट के अंदर भी उसका यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई पेंटिंग करनी है, तो कोई गिलास उठा लो, उसके ऊपर कुछ पेंटिंग करने लग जाओ। मतलब बहुत ऐसी ऐसी नया पेंटिंग दी हुई है। मैंने एक देखा था, एक ने चित्रकला करी हुई थी। उसने जो चावल का दाना होता है ना, तो चावल के दाने पे मतलब उसने, किसी ने ताजमहल बना रखा है, किसी ने जैसे कुछ श्लोक होते हैं वो लिखे हुए, मतलब इस प्रकार की इतनी मतलब जबरदस्त आर्ट उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित की हुई है, ठीक है। तो वो कर सकते हो। आप ब्लॉक पेंटिंग कर के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। ब्लॉक पेंटिंग मतलब आपने देखा है वो जब महिलाएं जो अपने हाथों में मेहंदी रचाते हैं, अब क्या हो गया, सब पुरुष नहीं रचाते, रचाते भाई थोड़े कम रचाते हैं। तो वो एक लकड़ी का वो आता है, एक टूल आता है लकड़ी का, और मेहंदी रचाने के लिए, और उसके हाथ पे यूं रख रख के फिर वो मेहंदी को रचाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कैसे वो मेहंदी रचाते हैं, ठीक है। तो कहीं बार बार रोड पर भी वो बैठे रहते हैं, या किसी दुकान लगाकर भी बैठते हैं, घर पर आ जाते हैं। तो जैसा हाथ में मेहंदी लगानी है, लकड़ी का उनके पास वो फट्टा सा होता है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बने होते हैं मेहंदी टाइप के, और वो इस प्रकार से छापता चला जाता है, ठीक है। तो आपकी ये जो नहीं, ये तो कॉलेज मेकिंग है, जो स्कूल के अंदर छोटे बच्चे करते हैं। तो ये ब्लॉक पेंटिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको बनवाया होगा। तो इसके माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में। आप मांस का यूज कर सकते हैं, पपेट बना सकते हैं, आप मिट्टी से कोई मॉडलिंग कर सकते हैं, मिट्टी से बहुत सारी चित्रकलाएं बनाई हुई है, ठीक है। हम लोग जब स्कूल के अंदर थे तो मिट्टी से कुछ मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने की कोशिश करते थे, पर नहीं बनती थी। अब मान लीजिए किसी ने बना दी तो उसकी तोड़ देते थे, जब हमारी नहीं बनी तेरी कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमने अपनी क्लास के अंदर जो भी आर्टिस्ट थे उनको बनने नहीं दिया कभी भी, ठीक है। अगला आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग, इसके माध्यम से कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका मतलब आज की डेट के अंदर देखा जाता है कि जो बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से चीजें सिखानी होती है, तो जैसे मैंने आर्ट एजुकेशन की बात कराई, तो आपकी फाउंडेशनल स्टेज से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए बच्चा यहाँ पर आपका बाल वाटिका के अंदर है, तो वहां पर किताब का सहारा नहीं लिया जाएगा। वहां पर किसका यूज किया जाता है, किया जाएगा, सिर्फ आप कोई पेज ले सकते हो, किताब नहीं पढ़ाई जाएगी आपकी बाल वाटिका के अंदर, तो पेज वगैरह ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अब उसके माध्यम से एक्टिविटीज करा दो, या इसके माध्यम से कुछ उसको ऐसी आर्ट या कला बता दो जिसको बच्चा इजीली यहाँ पर सीख पाए, ठीक है। तो ये कुछ आपके एलिमेंट हो गए जो मैंने बताए। अब यहां पर बात करते हैं जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट होती है। अब देखो परफॉर्मिंग आर्ट कौन सी होती है, जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है, गाकर या फिर उसके अलावा डांस करके जो आपको परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मिंग आर्ट के एलिमेंट के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं। चलिए उनके ऊपर यहां पर बात करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ मेले में लगाते हैं भाई उसमें, ठीक है। थप्पा बोलते हैं उसको सर मेरे इधर, थप्पा। अच्छा मुझे पता नहीं मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कभी इन चीजों में रहा नहीं, ठीक है। मेले में बहुत होता है सर, अच्छा ठीक है, थप्पा, ठीक है, मैं भी थप्पा कभी लगवाऊंगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर देखो, परफॉर्मिंग आर्ट के कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से वो तत्व होने चाहिए परफॉर्मिंग आर्ट के, जिनके माध्यम से कोई परफॉर्म कर सकता है। भाई मान लीजिए किसी को कोई डांस सीखना है, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर मैंने डांस ले दिया। तो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर अगर मान लीजिए मैंने कोई डांस ले दिया, अगर किसी को डांस सीखना है तो कैसे सीख सकता है, कौन से वो एलिमेंट होते हैं जो उसको यहाँ पर डांस सिखाने में हेल्प कर सकते हैं। अब जरा उनके ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। आपने भी लगवाए थे सर, मैंने भी लगवाया था, बहुत कूटे गए थे। सुमन, नहीं लड़कियां क्यों कूटी जाएंगी इसमें लगवाने पर, लड़का का तो थोड़ा समझ में भी आता है, ठीक है। हमने सर रेती का मकान बनाया है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड अलग, सुरेंद्र इस वीडियो के बाद में मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल टॉपिक के ऊपर अब देखो कौन कौन से टॉपिक होते हैं। पहला होता है लिसनिंग, सुनना। अब मान लीजिए आप कोई डांस परफॉर्म करना चाहते हो और आपको डांस सीखना है कोई,
तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो भी मतलब आपको बताने वाला है कि डांस ऐसे होता है ऐसे होता है, तो उसमें आपको सुनना पड़ेगा। मान लीजिए आपको गाना गाना है, तो गाना गाने के लिए पहले दूसरे को सुनना पड़ेगा, किस प्रकार से वो लय ताल का यहाँ पर यूज कर रहा है, किस प्रकार से उतार चढ़ाव अपनी आवाज के अंदर कर रहा है। तो सुनना एक एलिमेंट होता है। सुनने के अलावा देखना भी होता है। अगर देखोगे नहीं तो परफॉर्म कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई डांस आप करना चाहते हो तो उसमें आपको फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा जो चीज आपने देखी और सुनी, ठीक है। उसके बाद जो मतलब जो भी एक्टिविटी, जो डांस हो सिंगिंग हो, उसको अपने अंदर समावेशित करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे डांस सीखना है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, अरे वाह बेहतरीन यार, अरे क्या मूवमेंट करी। अरे भाई तुझे सीखनी है वो, उस ये जो आर्ट है ना, परफॉर्मिंग आर्ट, ये तुझे सीखनी है डांस, ठीक है। तो अपने अंदर आत्मसात भी करना है, ठीक है, ताकि तू तू भी सीख जाए, ठीक है। अनुकरण करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। भाई कोई डांस किस प्रकार से कर रहा है, कौन सी स्टेप का यहाँ पर यूज कर रहा है, तो उसको कॉपी भी करना पड़ेगा ना। तो कॉपी करना यानी अनुकरण करना पड़ेगा, अन्वेषण करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। अरे यार इसके अलावा दूसरा देख लेते हैं, क्या पता दूसरा कोई बढ़िया करता हो, ठीक है। या एक काम करते हैं किसी और की देख लेते हैं, या कोई और स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खोजबीन करनी पड़ेगी, फिर उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलो यार सब चीज हो गई, अब मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर करता हूँ एक पल का जीना, ठीक है, जो भी डांस वो करे। उसके अलावा फिर वो लास्ट में अपना प्रदर्शन कर लेता है, जब वो सारी चीज यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं उसके अंदर कुछ आपके एलिमेंट होते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी कला को यहाँ पर परफॉर्म कर पाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग भी कोई ना कोई चीज परफॉर्म करते हो, ठीक है। कब आएगा मेरे बंजारे, बस तुम्हारे बंजारे। चलो भाई, हाँ, जो भी गाने या डांस हो आपका, ठीक है। इसलिए जो आर्ट एजुकेशन होती है ना, बड़ी मतलब ये इंटरेस्टिंग होती है। छोटा बच्चा भी है इसमें मजे लेता है, और जो बड़े बच्चे हैं वो भी मजे लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे डांस लगा रहे हैं कि अब एक ने गाना बताया कब आएगा मेरे बंजारे, ठीक है। चलो भाई, सर डी ट्रिपल एस बी की नोटिफिकेशन आने के बाद कितना देती है एग्जाम के लिए? देखो मेरी एक बात सुनो, डी ट्रिपल एस बी का नोटिफिकेशन आपका आएगा नो डाउट, पीजीटी टीजीटी पीआरटी के आने हैं, ठीक है। दोबारा नहीं बताऊंगा अभी आपका। उसके बाद क्या है, आपका जो एग्जाम है अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आपके मैं एग्जाम की बात करूं तो शायद ये मार्च के आसपास के अंदर, मतलब इसको मान लीजिए फरवरी मार्च के आसपास में, ठीक है। चलिए बाकी मैंने एक अंदाजा लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट जो अभी डिपार्टमेंट में चल रहा है, अभी थोड़ा डिले चल रहा है प्रोसेस, वरना वैकेंसी कब की आ जानी थी वाली आपकी, ठीक है। चलो इसको पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग ऑफ आर्ट एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री क्लास। तो एलिमेंट्री क्लास के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। अगर किसी को आपको क्या काम करनी है, कोई आर्ट एजुकेशन आपको बच्चों को देनी है, ठीक है, कला की शिक्षा देनी है, ठीक। अब स्कूल के अंदर तो बता दिया कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी कला शिक्षा का, तो कैसे प्लानिंग हो सकती है, अब जरा उसके ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका टीचर का हो जाता है। अगर मान लीजिए बच्चों को कोई भी कला सिखानी है, पेंटिंग सिखानी है, डांस सिखाना है, म्यूजिक यहाँ पर सिखाना है कोई भी, तो यहाँ पर टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, पॉइंट यहाँ पर दिया एक बच्चे की जो मानसिक क्षमता है। देखिए सबसे पहली चीज आ जाती है मानसिक क्षमता। बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको उस प्रकार की आर्ट एजुकेशन देनी चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले सके, जो बच्चे की मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि भाई बच्चा आपका प्राइमरी लेवल का बच्चा है और आपने उसे उसको कह दिया कि जा बेटा एक पेंटिंग बना ले, ठीक है, और पेंटिंग बना ले तो अपने मोनालिसा के ऊपर पेंटिंग बना ले। बच्चों को क्या पता कौन मोनालिसा, कैसी उसकी पेंटिंग बनेगी, नहीं बना पाएगा बच्चा। तो बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर काम देना है, आर्ट एजुकेशन बतानी है। जो भी आपके विजुअल इमेज बच्चा माइंड के अंदर बना रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, अपना प्लेजर कर रहा है, ये सब चीज इसके माध्यम से कर पाएगा अगर बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर कला शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा व्यक्ति की अधिगम जरूरत को समझो और सुसाध्य बनाने की कोशिश करना। बच्चे की देखिए हर बच्चा अपने आप में खास है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपकी क्लासरूम के अंदर जरूर पाया जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी आप लोग क्लासरूम के अंदर देख लेना, वहां पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जब डेवलपमेंट के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है तो भाई आपकी क्लासरूम के अंदर भाषाओं के आधार पर, शरीर के आधार पर, शरीर के डोमेन के विकास के डोमेन के आधार पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं जरूर मिलेगी। तो जिस बच्चे की जो भी आवश्यकता है, जो उसका इंटरेस्ट है, या जिस चीज को खासकर एक पॉजिटिव वे में करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आप आर्ट एजुकेशन यहां पर देनी है। मान लीजिए बच्चे का यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सही प्रकार से नहीं हो पाया, और आपने कह दिया कि चल तुझे जो है ना मैं डांस सिखाता हूं, और डांस के अंदर ये तुझे मूवमेंट करनी है, तो क्या बच्चा उस जो डांस है, जो परफॉर्मिंग आर्ट है, क्या उसको परफॉर्म कर पाएगा? नहीं परफॉर्म कर पाएगा ना। तो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग आपको उसको आर्ट एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, ठीक है।
बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना है सबसे पहले आर्ट के प्रति। हाँ, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी तो जगानी है, नो डाउट इसमें आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड बनता है कि बच्चे के में जिज्ञासा बनानी है आर्ट के प्रति। और वो जिज्ञासा कौन बना सकता है, क्यूरियोसिटी वो टीचर बना सकता है कि देखो यार ये फेमस पेंटिंग है, देखो ये मतलब फेमस आपकी चित्रकला है, कोई मूर्ति फेमस उसको दिखा दी, जिज्ञासा बना सकता है, नो डाउट आपका सही था। उसके अलावा किसी कला रूप की जो भी आपका प्रोसेस होगा उसका एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस उसको यहां पर देना पड़ेगा। देखिए अब मान लीजिए कोई भी बच्चों को आप कला सिखा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप किसी बच्चों को मान लीजिए आप डांस सिखा रहे हो, तो डांस बच्चा कैसे सीखेगा, इमिटेट करके, क्योंकि ऊपर आया परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर एक आपका एलिमेंट रहता है इमिटेट करना, यानी कि कॉपी करना, नकल करना। अब अगर टीचर को बच्चों को डांस सिखाना है तो थोड़े बहुत स्टेप आपको उसको बताने पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप उसको कोई कविता बता रहे हो या पोएम बता रहे हो, तो पोएम के अंदर आपका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने कोई पोएम ऐसे खड़े होकर कर दी, पतंग उड़ी हवा में उड़ी, यहाँ से उड़ी वहां से उड़ी, कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको एक्सप्रेशन के साथ उसको बताना पड़ेगा। यहाँ पर उसमें टीचर आपकी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर बड़ा मतभेद देखने को मिलता है, यहाँ से खड़ा देखने को मिलता है जेंडर वाइज। यहाँ पर ये आता है कि जो महिलाएं होती है वो ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है बच्चों के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ पुरुष वर्ग के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर उनको थोड़ी इसलिए प्राथमिकता दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी आप प्राइवेट स्कूल के अंदर जाओगे तो ज्यादातर वहां पर छोटे बच्चों के लिए फीमेल कैंडिडेट रहते हैं, फीमेल रहती है मतलब जो उनको पढ़ाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब उनका ज्यादा लगाव उनसे होता है, जो भी कुछ होता है। बट जेंडर वाइज हो जाएगा भाई, मेल का भी लगाव इतना ही होता है, और बच्चा भी उसको इसी प्रकार से पढ़ा सकता है। तो ये चीज देखने को आती है। तो आपको उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके उसको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि बेटा नहीं ये पोएम आप गलत कर रहे हो, पोएम ऐसी नहीं बताई जाती, देखो पोएम एक्सप्रेशन के माध्यम से ऐसे बताई जाती है, ठीक है। मुझे मत कहना, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर फिर करके दिखाएगा उस चीज को, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, जो भी मतलब उसको यहाँ पर कोई भी आर्ट सिखा रहा हो, मान लीजिए मैंने तो डांस लिया हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, आधारभूत तत्व वे तत्व जो उसकी आर्ट एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ा सके, ठीक है। ये आपके आधारभूत तत्व होते हैं, जो आपने कहा ना क्यूरियोसिटी वाला, वो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा इनके माध्यम से होती है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए, आरामदेह की कोई जगह होनी चाहिए, सफाई और प्रदूषण मुक्त एनवायरमेंट होना चाहिए, संगीत और नृत्य के लिए संगीतात्मक वाद्य यंत्र, कलम, कागज, ये सब चीज होनी चाहिए। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, जैसे ये पॉइंट आपका है कि बच्चों में सबसे पहले क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी है। अब कैसे क्यूरियोसिटी उत्पन्न करोगे, ये पॉइंट आपका बेसिकली यही पर आया हुआ है, ठीक है। क्यूरियोसिटी देखिए उत्पन्न आप लोग कैसे करोगे। आपको बच्चों को कोई कला सिखानी है, डांस सिखाना है, या उसको म्यूजिक सिखाना है, या पेंटिंग सिखानी है, तो आप छोटे बच्चों के सामने कलर दे दो उनको, और पेंसिल दे दो, और पेज दे दो। जब बच्चों को रिसोर्स मिल जाएंगे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि बेटा जो आपके माइंड के अंदर जो भी थॉट आ रहा है आप इसको कर लो, तो बच्चा देखना बिल्कुल उस पर करना शुरू कर देगा, अपनी पेंटिंग वगैरह जो भी वो करना चाहता है। क्योंकि छोटा बच्चा सबसे पहले यही चीजें सीखता है, तोड़ फोड़ के माध्यम से छोटा बच्चा सीखता है, ठीक है। छोटे बच्चे की खास निशानी यही रहती है कि छोटा बच्चा जो शुरू में सीखता है वो जोड़ तोड़ करके, गलत चीज करके, ठीक है, इनके माध्यम से सीखता है। हालांकि यहीं पर उस बच्चे को रोक लिया जाता है टीचर के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा। क्योंकि मान लीजिए छोटा बच्चा तोड़ फोड़ करके सीख रहा है, ठीक है, आपके घर में उसने दीवार के ऊपर पूरी पेंटिंग बना दी, तो क्या आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। आप जाकर उसको धमका दोगे, बच्चा दोबारा दीवार के ऊपर पेंटिंग नहीं बनाएगा। आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करनी चाहिए बच्चे के साथ, खासकर छोटे बच्चे के साथ। अगर मान लीजिए उसने दीवार पर पेंटिंग बना दी कि अच्छा बेटा आपको पेंटिंग बनानी है, अच्छा एक काम करो पेज ले लो और पेज के ऊपर बनाओ जितनी बनानी है, ऐसे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। आज की डेट के अंदर पेरेंट्स का इतना दबाव रहता है छोटे बच्चे के ऊपर, तो मुझे तो लगता नहीं शायद इससे पहले कभी इतना रहा होगा। छोटे बच्चों को जब सोए रहते हैं तो तभी पेरेंट्स आ जाते हैं, चलो भाई उठो उठो जल्दी उठो, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है। बेचारे की रेल बना देते हैं। स्कूल के अंदर जाता है, फिर वहां स्कूल के अंदर उसकी रेल बनाते हैं। उसके बाद घर आता है, घर के बाद फिर उसका ट्यूशन भी लगा देते हैं, फिर उसकी रेल बनाते हैं। तो छोटा बच्चा इसी सारे प्रोसेस के अंदर रह पाता है। दूसरी चीज, सोचने समझने की ताकत तो उसकी इतनी रहती नहीं है। जबकि आज की डेट के अंदर हमें जो बच्चा मतलब बड़ा करना है, उसको एजुकेशन देनी है, तो यहाँ पर उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, नो डाउट वो तो होना ही चाहिए। बट यहाँ पर उसको इमोशनली डेवलपमेंट और जो उसका सोशल डेवलपमेंट होता है वो भी होना जरूरी है। बट आज की डेट के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ज्यादातर दो चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, एक तो कोग्निटिव, देन उसके बाद उसका फिजिकल डेवलपमेंट, कि नहीं तू पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। हमारी क्लास के अंदर, हमारी क्लास कह रहा हूँ कि हमारे देखो, हमारे जो भांजे भांजी है अभी वो बेचारे यूकेजी के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारे घर पर आए थे तो 2 पेज जितना वो होमवर्क दिया उनकी मैडम ने, कि इतने आपके वर्ड लिखने, इतना आपके सेंटेंस लिखने, इतनी सारी चीज लिखनी है। अब उनकी मैडम को कोई ये बताए कि मैडम इस क्लास में तो इनको होमवर्क दे ही नहीं सकते आप, ठीक है,
तो उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा होगा एनईपी 2020 के बारे में, इतनी चीज नहीं होगी। अगर उनके स्कूल में कोई जाए तो कह देंगे वही, फिर बच्चे के साथ वो नेगेटिव ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की डेट के अंदर छोटे बच्चों के साथ मतलब एक उनको कह लीजिए प्रताड़ित ही कह लीजिए, जो एक पेरेंट्स कर रहे हैं और अनजाने में जिसको कर रहे हैं, वरना किसी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। तो छोटे बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ दो, देखने तो करने दो उसको जो भी कर रहा है, ज्यादा प्रेशर उसके मत दो। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी उसके पास इतनी जिम्मेदारी आ जाती है एक टाइम के बाद, तो उसको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अच्छी गाइडेंस के लिए उसको फॉलो करिए। कुछ ऐसे आपको रिसोर्सेज अपनी क्लासरूम के अंदर रखना चाहिए जिससे बच्चा क्यूरियोसिटी उसके अंदर उत्पन्न हो सके कि अरे यार कोई बाजा से दिख रहा है, चल मैं भी बजाता हूँ, अरे कलर दिख रहे हैं, चल मैं भी अपने कोई पेंटिंग वगैरह करता हूँ। इसके माध्यम से बच्चा देखना किसी ना किसी आर्ट के अंदर मतलब जरूर बढ़ेगा। आपके घर में अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो क्या पता है कि आपके बच्चे को कोई ऐसी आर्ट आती हो, कोई कला आती हो, क्या पता है आपको, ठीक है। मेरे वाली मत बताना जो मैंने जादू दिखाया था, अपना अंगूठा गायब करा था। रियल में आपको लगता है आपके घर के अंदर कोई बच्चा और उसको कोई ऐसी कला आती हो, ठीक है, जिसको आप लोग उसको बढ़ा भी सकते हो, तो मतलब इसके ऊपर गौर करना और उसकी जो कला होती है उसको अप्रिशिएट करना, बढ़ाना उसको यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में। क्योंकि आप लोग देखते हो जो फॉरेन कंट्री होती है वो शुरुआत से अपने बच्चों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। अगर उसको लगता है कि ये बच्चा इस फील्ड में जा रहा है तो उस फील्ड में भेज देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक फोकस किया जाता है, वो फोकस किया जाता है ग्रेड के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। नंबर्स की पढ़ाई है सारी की सारी, ठीक है, स्किल की पढ़ाई नहीं है, जबकि स्किल पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। आर्ट एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पता नहीं किस आर्ट के अंदर बच्चे यहाँ पर चला जाए, ठीक। अब देखिए आर्ट एक्सपीरियंस यानी कि जो कला का अनुभव है, क्या होता है। जितनी चीजें मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताई, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर किसी को, छोटे बच्चों को आर्ट आती है, कोई कला भी आती है, तो उसका अनुभव किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से आगे जाके वो अपनी आजीविका कमा सकता है, बड़ा भी नाम कर सकता है। बहुत एक से एक कलाकार है हमारे देश के अंदर। अगर मान लीजिए मैं सिंगर की बात करूं, डांसर की बात करूं, कोई पेंटर की बात करूं, मूर्तिकार की किसी की बात करूं, तो एक से एक हमारे देश के अंदर प्रतिभा है, मतलब वर्ल्ड के अंदर भी प्रतिभा है। तो इसका अनुभव कैसा होगा, आर्ट का जो अनुभव है, कला का अनुभव है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना इसका आपका, ठीक है। तो बड़ा पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए कि जो बच्चा होता है कला अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिक संस्कृति और अपनी भावनात्मक जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से अपनी चीजों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। आर्ट के माध्यम से बच्चा अपने कल्चर से जुड़ता है, नो डाउट कल्चर से अपना जुड़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर कथक कली करना चाहता है, ठीक है, या कथक करना चाहता है, XYZ कुछ भी करना चाहता है, तो उसको अपने कल्चर के बारे में पता लगेगा। गाना गाना चाहता है तो गाने के बारे में सीखेगा, सारे गामा पादा नीचा, उसके कल्चर के बारे में सीखेगा। समाज के साथ बच्चा आएगा, किसी ना किसी के माध्यम से सीखेगा, कॉपी करके सीखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा, अपनी कला को यहाँ पर दूसरे के सामने एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। सेंसिटिव बनता है इसके माध्यम से बच्चा। सेंसिटिव बच्चा कैसे बनता है, जो भी चीज देखिए एनसीईआरटी इस बात को हमेशा कहती है, और एनसीईआरटी ने जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट उठाकर देखोगे ऑथेंटिक, वो कहते हैं कि बच्चों को हर चीज के प्रति सेंसिटिव बनना चाहिए, खासकर हमारे समाज के प्रति, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर सेंसिटिव बनता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर सेंसिटिव से भी संबंधित है, आयु पीडीएफ के अंदर होगा ही, हाँ। सेंसिटिव बनता है और दुनिया को देखने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आर्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चा अमूर्त विचारों का दृश्य अभिव्यक्ति सर्जित करता है। अमूर्त विचारों का कैसे करता है, मान लीजिए उसके माइंड के अंदर कुछ आया कि चलो मुझे पहाड़ की तस्वीर बनानी है, ठीक है। तो माइंड के अंदर उसकी पहाड़ की तस्वीर आएगी और एक घर की तस्वीर आ गई, तो जो उसके माइंड के अंदर ये अमूर्त विचार है, जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर थिंकिंग आई, उसका वो जो दृश्य होता है, अभिव्यक्ति होती है, उसको सर्जित करता है, ठीक है। यानी एक तरीके से उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर जो थॉट होती है वो आर्ट के माध्यम से बढ़ती है। मान लीजिए बच्चा कोई डांस कर रहा है, अरे नहीं यार ये डांस ऐसे भी तो हो सकता है, मैंने फ्लिप करी तो क्या पता स्टेप ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन बहुत यहाँ पर करता है, जो उसके लिए नो डाउट बढ़िया रहता है आपका, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ पॉइंट दिए कि संसार, लोग, स्वप्न चित्रों, जो वो बच्चा माइंड के अंदर ये सब चीज अमूर्त चीजें करता है। अवसर बच्चों को समर्थ बनाता है। एक पॉइंट तो एग्जाम में यही आ गया था कि जो आर्ट और आर्ट एजुकेशन का जो टीचर है उसको यहाँ पर बच्चों के लिए किस प्रकार से चीजें करनी चाहिए, क्लासरूम में किस प्रकार से उसके साथ आनी चाहिए। क्वेश्चन आया था ये, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अवसर देने चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है। अवसर देनी चाहिए बच्चों को, जितना ज्यादा अवसर दोगे उतना ही ज्यादा बच्चा कैपेबल बनेगा और उस सब्जेक्ट को, उस चीज को ज्यादा यहाँ पर बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। ये आपका आर्ट एक्सपीरियंस होता है जो कि आपका बढ़िया रहता है। अगर यहाँ पर कोई आपको आर्ट एक्टिविटी करनी है, तो आर्ट एक्टिविटी को, आपको कोई भी आर्ट एक्टिविटी हो, ठीक है, तो उसको कैसे प्लान करोगे, इस आर्ट एक्टिविटी को कैसे प्लान करोगे, और कौन प्लान करवाएगा, वो प्लान करवाएगा आपका टीचर प्लान करवाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्ट एक्टिविटी को कैसे प्लान करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। पेज को तो बच्चा फाड़ देता है
उसे फ्लोर वाले पे ड्राइंग करना ही अच्छा लगता है, वो समझाओ। ठीक है, पेरेंट्स है। पेरेंट्स के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरिता मीना ने क्वेश्चन करा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप बच्चों को दीवार से रोकने को मना करोगे तो कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, नहीं मैं दीवार पे करूंगा, और फिर पता है क्या काम करने लग जाएंगे, वो रोने लग जाएंगे। ठीक है, और रोने के बाद फिर आप क्या काम करोगे, उनको धमका कर बैठा दोगे। अब यहाँ पर पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि उसको जो वो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी कर रहा है, नो डाउट अच्छी कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को कैसे दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल यहाँ पर आता है। देखो एक चीज मुझे एक और बताई थी, एक एग्जाम्पल दिया था किसी ने, जैसे इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत है, उसको मीठा खाने से दिक्कत है, या कोई ऐसी फूड प्रोडक्ट है जो उसको खाने से दिक्कत है। अब आपके बच्चे के सामने वो आ गया, मान लीजिए वो मीठा आ गया जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो मीठा आपके बच्चे के सामने आ गया, अगर जब वो मीठा आपके बच्चे के सामने आ जाएगा तो बच्चा उसको खाएगा ही, कितना भी रोक लो बच्चा उसको जरूर खाएगा। अगर आप उसको नहीं दोगे तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या काम करना चाहिए, उसको धमकाना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, या कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो। तो पता है यहां पर पेरेंट्स का रोल आता है। पता है क्या काम करना चाहिए, जो भी मीठे वाली चीज है उसमें, वो मीठे वाली चीज में बच्चे से कहे कि बेटा आपके साथ मैं भी खा लूं, बच्चा कभी नहीं मना करेगा कि नहीं आप मत खाओ, वो कहेगा हाँ खा लो, लो दे देगा आपके हाथ में। तो आप क्या काम करो, बड़ा टुकड़ा ले जाओ और उसके लिए छोटा सा टुकड़ा दे दो, तो बच्चा उसमें खुश हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने उसको नहीं दिया तो जरूर रोएगा और फिर काबू में नहीं आएगा। तो आप इस प्रकार से मतलब शेयर करके उसके साथ, या डाइवर्ट करके मतलब उसको जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वो बड़ा पीस खा लिया, छोटा सा पीस बचा, उसके बाद बच्चे जैसे मेरे भांजे भांजी आते हैं, ठीक है, तो यार बाहर की चीज बहुत खाते हैं। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा बाहर की चीज खाते हैं, जबकि हम लोग भी जब छोटे से थे तो हम लोग भी बाहर की चीज बहुत खाते थे। अब जैसे मान लीजिए कुरकुरे वगैरह कुछ भी लेज वगैरह लेकर आई, तो वो कहते थे, मैं कहता था कि भाई मैं भी खा लो, कह रहा हाँ मामा लो खा लो। अब उनको कितना भी मना कर लो, कितना भी धमका लो, लेकिन वो बाहर की चीज खाएंगे। तो जैसे कुरकुरे लेकर आई तो मैं कुरकुरे ज्यादा अपने पास खा जाता था, एक या दो ही बचते थे, तो कुछ कहते नहीं थे, बस देखते थे कि यार मतलब पागल तो नहीं बना दिया मैं। तो ये एक्टिविटी है जिसमें आप बच्चों को मतलब इन्वॉल्व कर सकते हो पॉजिटिव वे के माध्यम से। धमका लो, मार लो उनको, नहीं समझेगा बच्चा आपका। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, आपके अगले पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आर्ट एक्टिविटी किस प्रकार से आप उसको करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हो उसकी यहाँ पर बात दी हुई है। जैसे टीचर का रोल था कि भाई अलग अलग प्रकार की, जैसे एक बच्चे ने बताया क्यूरियोसिटी जगा सकते हो, अलग अलग संसाधन उसको यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, या अलग अलग प्रकार की उसके सामने कुछ ऐसे क्रिएटिव यहाँ पर आपको विचार रखने पड़ेंगे, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पर यही चीज दी हुई है, कैसे प्लान करोगे आर्ट एक्टिविटी को। एक विचार की क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि आपका एक विचार क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स को उसकी जगह कोई और चीज दे देना चाहिए, नहीं लेगा, ट्राई करके देख लेना। अगर मान लीजिए मतलब कुछ बच्चे ले लेंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं लेंगे उसको। मान लीजिए आपका बच्चा कोई चीज लेना चाहता है तो वो उसी चीज को लेगा ज्यादातर। ठीक है, दूसरी चीज को बच्चा यहाँ पर मना कर देगा या रोना शुरू कर देगा कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। आप मान लीजिए आपका छोटा बच्चा, आज की डेट के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा अपना जो उनका ये मोबाइल फोन होता है ना, मतलब माँ बाप से ज्यादा प्यारा उन्हें आज की डेट के अंदर मोबाइल फोन है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने मोबाइल फोन उनसे छीन लिया ना तो रोएंगे, मोबाइल फोन की जगह दूसरी चीज देके देखना, नहीं मानेंगे, मोबाइल फोन ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से उनको डाइवर्ट कर सकते हो दूसरी चीज में। ठीक है, ये चीज है भाई, विचार क्या करना है, किसके ऊपर पेंट आपको आर्ट देनी है बच्चों को। तो पहले सबसे पहले आपको विचार करना चाहिए, कुछ उपकरण का यूज करना चाहिए, स्थान और समय का संगठन करना चाहिए, जो ऑलरेडी आपके ऊपर पॉइंट टीचर के बारे में दिए हुए, यही आपका मोटी मोटी एक्टिविटीज है। एक एनवायरमेंट का यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अप्रोच जो होना चाहिए, और कार्य के दौरान समाप्ति के बाद बच्चों का मूल्यांकन के लिए अभिलेख रखना चाहिए कि बच्चों को जो हमने एक्टिविटी कराई है, जो आर्ट एजुकेशन की जो एक्टिविटी कराई है, जो पहले प्लानिंग करके फिर इसको हमने एक्टिविटी कराई है, तो बच्चा ये कर भी पाया नहीं कर पाया और कहाँ गलती कर रहा है। तो एक फोल्डर तैयार कर लो, एक अभिलेख तैयार कर लो, और मूल्यांकन के लिए आपका हेल्प करेगा, ताकि अगली बार जब बच्चों को आप ये चीज सिखाओ तो उसमें वो यूजफुल हो सके। ठीक है, तो ये बात होगी आपके इसकी प्लानिंग की। अब बात कर लेते हैं भाई आपके स्कूल के अंदर जो आपकी आर्ट एजुकेशन है, उस स्कूल के अंदर इसका क्या रोल है, जरा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, सारे कुरकुरे आपने खा लिए, बड़े होके बताएंगे सब। ठीक है, और तेजी और किट्टो आते हैं ना, ठीक है, वही है दोनों के दोनों। हाँ, मेरा बेटा तो एक ही देता है निकाल कर, नहीं प्यार से निकाल लिया करो, ठीक है, तो मान जाएगा आपका। छोटे बच्चों को सबसे मेन बात है, छोटे बच्चों को प्यार से हैंडल करो। अच्छा, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, पीआरटी के लिए बनोगे, आप लोग टीचर बन जाओगे, आपकी नाक में दम दे देंगे।
आप लोग बैठे हुए तो पेन है ना, पटाख से आपको चुबो देंगे। अब बताओ क्या करोगे? एकदम थप्पड़ मारोगे, धमकाओगे, या कह दोगे नहीं ये गलत बात है, दूसरे तरीके से उसको डील करोगे? एक वो कौन सी थी वो लखनऊ वाली मैडम, वो एक बच्चा था, वो तो बहुत शैतानी करता था। पता नहीं पांडे नाम था, क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक लखनऊ कानपुर की मैडम थी। तो वो उसने क्या काम करा, वो बच्चा बहुत शैतानी करता था, वो बच्चा मान ही नहीं रहा था। उस मैडम ने उसको खूब समझा लिया होगा, सब चीज कर लिया होगा। तो अंत में क्या, वो मैडम उससे नाराज हो गई, और बच्चा फिर उसके पास आया कि नहीं आप मतलब ऐसे क्यों कर रही हो? वो कह रही नहीं हम आपसे नाराज है। तो बच्चा कहता है नहीं नाराज मत हो, ठीक है। छोटा बच्चा कहता है, उनका नहीं आप बात नहीं मानते, आप शैतानी बहुत करते हो। कह रहा नहीं अब नहीं करूंगा मैं शैतानी, ठीक है, लेकिन आप नाराज मत हो। तो मैडम उससे रूठ जाती है। और ये टीवी के अंदर आया था, आई थिंक इसे काफी टाइम हो गया, कानपुर साइड की कोई महिला थी। तो उसने बच्चे से हावर वाली फिर, ठीक है, जो शैतान बच्चा था क्लास में शैतानी करता था, उसने कहा अब नहीं करूंगा मैं आपका, ठीक है। एक टीचर होगा जो आप उसको पनिशमेंट दे देगा, धमका देगा, जिससे जो बच्चा रहेगा ना हीन भावना का शिकार हो जाएगा। दूसरे ये वाले टीचर होते हैं, जैसे उस मैडम ने उस टाइम पर ये मतलब एक्टिविटी करी कि वो नाराज हो गई कि नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप शैतानी करते हो, बात नहीं मानते हो। कह रहा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है। उसको प्यार व्यार करता है। तो ये रिलेशन मतलब टीचर और स्टूडेंट का होना चाहिए। अच्छा हमारे टाइम में स्कूल में क्या होता था, अगर मान लीजिए हमने शैतानी कर दिया, कुछ और भी करी, खड़ा हो, या तो मुर्गा बना, या हाथ खड़े कर, या गाल पे दो तीन। ये सबसे बढ़िया समाधान पुराने वाले टीचर निकालते थे, ठीक है। बट आज की डेट के अंदर आपको इस प्रकार का बनना है जो मैंने बताया उन मैडम का एग्जाम्पल देकर, ठीक है। अब स्कूल के अंदर यहां पर बात आ रही है, आर्ट एजुकेशन की बात आ रही है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को आज की डेट के अंदर आर्ट एजुकेशन देनी, ठीक है। काफी पॉजिटिव पॉइंट भी मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको सभी चीजें बता दी थी, ठीक है। आप लोग देखना कितना छोटे बच्चे आपको परेशान होते हैं जब हम लोग ट्रेनिंग देने जाते थे, ठीक है। मतलब अपने जैसे मान लीजिए स्कूल वगैरह के अंदर भी देखते थे, मेरे कंधे के ऊपर ऐसा हाथ रखते थे जैसे मैं उनका दोस्त हूं, ठीक है। और किसी के गंदे भी हाथ हो रहे हैं, कपड़ों के ऊपर रख दिया, पैंट के ऊपर रख दिया। सबसे ज्यादा अगर मतलब वो फ्रैंक किसी के साथ रहते थे मेरे साथ, मतलब मुझे कुछ समझते नहीं थे। दूसरी बात है, आज तक छोटा बच्चा कोई भी हो, मेरे घर का हो या कोई स्कूल के हुए हो या कहीं पर मैं किसी मीटिंग में गया हूं, कोई छोटा बच्चा आज तक मुझसे डरा ही नहीं या कह लो मैंने कभी डराया नहीं। तो कोई नहीं डरा, कोई गले में हाथ डाला है, कोई अगर किसी को थोड़ा बहुत कह दिया मतलब जब ज्यादा शैतानी कर रहा था, नाराज होता था भाई, फिर उसको मनाना पड़ता था, ठीक है, कि भाई गलती हो गई, मान जा मान जा मान जा। बड़ी देर में फिर मानता था, जब तक उसको मनाते नहीं थे, जब तक तसल्ली नहीं मिलती थी। तो मुझसे मतलब कोई नहीं डरा, आज आज तक नहीं डरा। कोई भी छोटा बच्चा ऐसा हो जो मुझसे डरा हो, अलग अलग जगह पर कोई नहीं डरता, ना घर में, ना रिश्तेदारी में, ना स्कूलों में, ना किसी मीटिंग के अंदर, कोई नहीं डरता, ठीक है। हालांकि मैंने अपने प्रिंसिपल को बढ़िया डरा रखा था, ठीक है। वो डरता था, एक बार जो भी कुछ बहता था तो वही करता था, ठीक है। बस मुर्गा बनाना काफी था बाकी था उसे। चलो भैया अब इसके ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं स्कूल के अंदर कैसा होना चाहिए। आर्ट एजुकेशन को स्कूल के अंदर एक आपके सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए स्कूल के अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर इसका एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि भाई जो बाकी के सब्जेक्ट आपके लगते हैं, मान लीजिए ईवीएस लगता है, हिंदी लगता है, इंग्लिश लगता है, एक्सवाइजेड कुछ भी लगता है, तो एक इसको एक सब्जेक्ट की तरह आपको रखना चाहिए आर्ट एजुकेशन को, ठीक। क्योंकि फायदे सारे मैंने इसके अंदर आपको बता दिए कि कितने इसके फायदे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या काम करना चाहिए, अलग अलग इसके लिए कक्षाएं रखे जो रेगुलर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और छोटे बच्चे प्रतिदिन कला के लिए समय दे सके, प्रतिदिन इससे कुछ ना कुछ चीजें सीख सके। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम बच्चों को कोई चीज पढ़ाते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, तो इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। जैसे आपका ईवीएस हो गया, तो ईवीएस को हम लोग इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। उसका नेचर भी इंटीग्रेट नेचर का होता है, एकीकृत का होता है। उसी के अंदर आपका ईवीएस के अंदर साइंस होता है, पॉलिटी होता है, उसके अंदर आपकी ईवीएस पेडागोजिकल अप्रोच होती है, और ईवीएस होता है, ठीक है। सर क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट टीचर हो हाँ हाँ, कह सकते हो। सच में सर, सर दर्द कर देते, मैंने भी पढ़ा है प्राइमरी को। हाँ सर दर्द तो करेंगे, घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो इस सब्जेक्ट को भी इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। देखो यहाँ पर बच्चा सिंपल सा आर्ट एजुकेशन के अंदर क्या काम कर रहा है, सिंपल सा पहले किसी चीज को देख रहा है, ठीक है। और देखने बाद फिर उसको क्या काम कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर उसको यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहा है। तो यानी यहाँ पर बच्चा क्या काम कर रहा है, ट्राई कर रहा है और उसको सीख रहा है यहाँ पर। तो जब बाकी के सब्जेक्ट को यहाँ पर एक साथ पढ़ाया जाता है, अगर उसके साथ में आर्ट एजुकेशन हो जाएगी, तो उसकी आर्ट एजुकेशन के हेल्प से दूसरे सब्जेक्ट को भी यहाँ पर बच्चा थोड़ा जल्दी सीख सकता है। मान लीजिए बच्चों को हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, और ईवीएस के अंदर मान लीजिए पेड़ पौधे का कोई कंसेप्ट आ गया, हमने कहा कि बेटा इसकी फोटो बनाओ, तो उसको इंटरेस्ट लेकर बच्चा बनाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेकर बनाएगा कि ये पत्ती होती है, नाम लिख देगा वहां पर, ये इसका तना होता है, ये फल होता है, इस प्रकार से। तो बच्चा
आर्ट कर रहा है, यहाँ पर कला कर रहा है, लेकिन उस कला के माध्यम से वो उस पेड़ की विशेषताओं के बारे में भी जान पा रहा है, उसके अंगों के बारे में जान पा रहा है। तो ईवीएस को भी यहाँ पर सीख रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। बाकी भाई कहानी होगी, कविता होगी, ड्रामा, चित्रकला में जो भी मतलब घटनाएं होती है, पेंटिंग्स होते हैं, उनको समझाना और आपकी जितने भी ज्यादा हो सके, देखिए जहां पर बात आती है उसको अवसर देनी चाहिए, खासकर उसको प्रत्यक्ष अवसर, अप्रत्यक्ष अवसर की बात नहीं हो रही, इनडायरेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देनी है। कि मान लीजिए पेड़ का एग्जांपल दिया, बेटा ये ले पेन, ये ले आपका पेपर, और सामने ये आपका पेड़ है, इसकी फोटो बना दो, या ये चार्ट के ऊपर फोटो है, या मोबाइल के अंदर है, या सामने दिख रहा है पेड़ आपको, इसकी बेटा फोटो वो पेंटिंग बना दो। तो इस प्रकार के अवसर उसको यहाँ पर देने चाहिए क्लासरूम में आर्ट एजुकेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टीचर को पॉइंट दे, हालांकि ऊपर जितने पॉइंट थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए, एक दो पॉइंट और देख लीजिए। टीचर के मस्तिष्क में कौन कौन सी बात होनी चाहिए, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। साइंस की पेडागोजी भी चलेगी, साइंस पेडागोजी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपकी, जो आपके मेरे वाले इसके अंदर है, क्या नाम है, सब्जेक्ट के अंदर है, वो मैं करवा चुका हूँ, आप लोग उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। सर हम बड़े बच्चे भी नहीं डरते आपसे, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, छोटे नहीं कोई बड़ा भी नहीं डरता, ठीक है, जो आप लोग भी पढ़ते हो यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाते हैं या एप्लीकेशन के अंदर भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे कभी कोई नहीं डरता, ठीक है। हालांकि टीचर के अंदर खौफ जरूर रहेगा, लेकिन बच्चा तो चाहे यहाँ पर हो, क्लास का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे आपका वैसा हो, स्कूल का हो, वो कभी नहीं डरे आज तक, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी उस प्रकार से मतलब मैं रखता भी नहीं हूँ रियल में, क्योंकि रियल में जो जैसा हो तो होता है वैसे दिख जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, टीचर के माइंड में क्या होना चाहिए, ये आपके लिए बात है, ठीक है। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी कंटेंट है उसका कलेक्शन तैयार कर लो गतिविधि के लिए, ठीक है, और उसको पहले तैयार कर लो। मान लीजिए आपको कोई बच्चों को आर्ट एजुकेशन करानी है, मान लीजिए आपको ईवीएस के अंदर पेड़ पौधे की आपको बच्चों से ड्राइंग करवानी है कुछ ना कुछ, तो उस ड्राइंग से जुड़े हुए पेन हो गया, पेपर हो गया, उसके अलावा जो भी मान लीजिए रबड़ कटर हो गया, जो भी चीज हो वो पहले इकट्ठा कर लो, और पहले इकट्ठे करने के बाद फिर मतलब आप बच्चों को उस चीज को यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कंटेंट है, कलेक्शन है, उसको पहले आप लोग तैयार कर लीजिए, जो सामग्री है उसको तैयार कर लीजिए, ताकि जब बच्चा अपनी कोई कला को दिखाए तो वो कंटेंट, वो सामग्री है उसके पास वहां पर होनी चाहिए। कोई भी अननेसेसरी सामग्री से आपको बचना चाहिए। ऐसी सामग्री मान लीजिए आप लोग सोच रहे हो मैं वो बहुत महंगी लेकर आ जाऊंगा, उसी के माध्यम से सीख पाऊंगा, या कोई ऐसी सामग्री जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो, जिसको नुकसान दे सके, उनसे बचना चाहिए। और मान लीजिए कोई आप ऐसी सामग्री लेकर आ गए, ब्लेड लेकर आ गए, ठीक है, छोटे बच्चों को ब्लेड देना ये मान लीजिए आफत है। अगर आपने उसको ब्लेड दे दी, या तो अपने हाथ पर मार लेगा या किसी दूसरे के हाथ पर मार देगा। ऐसी सामग्री नहीं देनी। अगर मान लीजिए ऐसी सामग्री का यूज भी करना है तो आपको करना है, आपको अपनी देखरेख में करना है। छोटे के बच्चे के हाथ में दे दी, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देगा, क्या पता आपके मार दे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। पता चला बैठे हो वही ब्लेड मार दी, कर दिया काम, अब कर लो क्या करोगे। तो बच्चों को सामग्रियों को लाने के लिए उनको इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, कि बेटा कल हम ड्राइंग करेंगे, अपने पापा से मम्मी से बोलना कि हमको पेन दे दे और अपना ये पेपर वगैरह दे दे, ताकि हम इसको कर पाए। क्योंकि देखिए स्कूल की तरफ से ये चीजें नहीं मिलती है। अगर आप बच्चे से ड्राइंग या पेंटिंग कराने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि स्कूल इन संसाधन को देगा, हालांकि उसको देनी चाहिए स्कूल को, क्योंकि जो मतलब गांव देहात के बच्चे हैं ना, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते। आप लोग यकीन नहीं करोगे, प्राइमरी क्लास का जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स उसको खेतों में ले जाते हैं काम करवाने के लिए। इतना भारी भरकम आप वो काम करवाते हैं, आई थिंक आप लोग भी नहीं करते होंगे, ठीक है। आप लोग अगर गांव देहात के हो तो आपको ये चीज पता भी होगी, ठीक है। तो छोटे बच्चों को आपको बोलना चाहिए कि आपके पेरेंट्स लेकर आए। इसलिए कहा जाता है कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो टाइम टू टाइम पर होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी देखना चाहिए स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। बट सरकारी स्कूल के अंदर यही दिक्कत होती है, सरकारी स्कूल के अंदर पेरेंट्स नहीं जाता। पेरेंट्स पता है कब जाता है, जब या तो स्कूल की तरफ से कुछ पैसा आता है कोई, या मान लीजिए ड्रेस वगैरह का पैसा आता है। हालांकि अब तो जैसे कुछ स्टेट के अंदर ड्रेस को ऑनलाइन ही मतलब दिया जा रहा है पेरेंट्स के अकाउंट में, इसका भी नेगेटिव प्रभाव है। पहले ड्रेस का पैसा आता था, ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसको रिकॉर्डिंग मत कर लेना कोई, कभी मुझे फंसवाओ। मान लीजिए कहीं पर ड्रेस का पैसा आता था स्कूल के बच्चों के लिए, तो ड्रेस पहले सीधी ड्रेस आती थी, ठीक है। तो ड्रेस के अंदर पता है क्या होता था, मान लीजिए उसके लिए पैंट कमीज या स्वेटर वगैरह कुछ भी आ गया, तो जो एक अमाउंट होता था, मान लीजिए 2,000 रुपए की हमको एक बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, वो 2,000 नीचे कटते कटते अधिकारियों में कटते कटते और बच्चे के पास आकर पतले से मतलब ऐसे कपड़े मिलते थे जो उसकी सर्दी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो इतनी कटौती हो जाती थी उसमें, हर किसी का मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता था, ठीक है। ये मतलब इस प्रकार का सिस्टम बना था।
तो कुछ गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि एक काम करते हैं, ये जो बीच की जितनी भी बीच में चीज आ रही है ना, हम इनको खत्म कर देंगे। क्योंकि आज की डेट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे करंट की मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो ये डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है, ऑनलाइन चीजों को प्रीफर ज्यादा कर रही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम क्या काम करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में सीधा पैसा डाल देंगे और बच्चों को, पेरेंट्स को सीधा पैसा मिल जाएगा, वो बच्चों की ड्रेस यहाँ पर लेकर आ जाएगा। अब पेरेंट्स के अकाउंट में सीधा पैसा आ गया, अब पेरेंट्स ने कहा हम नहीं लाएंगे, कर लो, तुम क्या करोगे, हम अपने बच्चों को दोबारा ऐसे भेजेंगे। पहले जैसा भी था वो आ तो रहा था एटलीस्ट, अब वो भी आना बंद हो गया। ये वाला तरीका अपना है तो भी पीछे, दूसरा तरीका अपना है तो भी पीछे। क्योंकि यहाँ पर जो गलती होती है ना, ये गलती कभी कही जाती है, गलती हमेशा कभी टीचर की देखने को नहीं मिलती, हालांकि हमेशा पिसेगा टीचर। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो जॉब लगने के बाद सबसे ज्यादा बेचारा पता है कौन पिसता है, टीचर, हर तरफ से पिसता है। जबकि जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है उसके पेरेंट्स की होती है, जो कि वो नहीं निभाते, गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट के अधिकारियों की यहाँ पर होती है, देन उसके बाद आपका टीचर होता है, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर मतलब रोल निभाना चाहिए अपना, ठीक है, दबाव में भी नहीं डालना चाहिए। क्लास में जादू की टोकरी जादू की टोकरी मतलब बॉक्स वगैरह ऐसा क्रिएट कर दो, जहां पर मतलब आप कोई संसाधन हो, यहाँ पर उनको आप लोग रख सकते हो, ठीक है, उनका कलेक्शन कर सकते हो, जो भी संसाधन हो, सामग्री हो, ऐसी कोई एक जगह बना दो। जैसे मान लीजिए बच्चे ने अपनी ड्राइंग बनाई, अपने पेन वहां पर रख दिए, अगले दिन जब आएगा तो वहीं से उठाया अपना पेन और उसको यहाँ पर यूज कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज आप लोग बना दो। पेरेंट्स पर बोझ डालने से बच्चे सामग्रियों के लिए आग्रह करें। देखो ये पॉइंट वही आ गया जो अभी मैं चीज आपको समझा रहा था, कि पेरेंट्स को आग्रह करना चाहिए कि भाई आप लोग इनको खरीद कर दे दो, ताकि अगले दिन आ जाए और अपने कुछ खरीद पाए, इस तरीके से कर पाए चीजों को। तो आप पेरेंट्स से आग्रह कर सकते हो, मतलब उनको फोर्स नहीं कर सकते आप लोग, बट यहाँ पर पेरेंट्स की खुद जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। बच्चों द्वारा खरीदी गई सामग्रियों से बचना चाहिए। किसके द्वारा? बच्चों द्वारा खरीदी गई। बहुत से बच्चे मतलब खरीद भी लेते हैं, किसी किसी को इतना शौक होता है खरीद भी लेते हैं, तो उनको नहीं शामिल करना चाहिए, ठीक है। उनको कहना चाहिए कि बेटा अभी आप नहीं खरीदो, अभी हम खरीदेंगे आपके लिए, आपके पेरेंट्स खरीदेंगे, और ये जो आप सामग्री लाए हो इसकी दूसरी यूज होती है, ठीक है, तो आप मत लाया करो, हम आपके लिए लेकर आ जाया करेंगे। इससे ऐसे बच्चों को आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आपके एज ए टीचर आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए, अगर बच्चों को आपको कला शिक्षा यहाँ पर दे रही है, ठीक है। बच्चों से मतलब इस तरीके से चीज नहीं करानी चाहिए। हाँ, एक काम कर सकते हो आप लोग, इस एक्टिविटीज को जैसे मैं भी करवाता था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आप क्या काम कर सकते हो कि बेटा जो अच्छी ड्राइंग करेगा या कोई भी अच्छी कला दिखाएगा, तो उसको मैं एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर उसको प्राइज दूंगा। तो प्राइज के अंदर आप लोग क्या दे सकते हो, जितने भी ऐसे कंटेंट है वो दे सकते हो, कलर हो गए, स्केच वगैरह जो भी चीज होगी, उनका पूरे का पूरा एक टूल किट उठाकर उन बच्चों को दे दी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे कंटिन्यूसली। अब बच्चा क्या काम करेगा, डेली स्कूल आएगा, या डेली स्कूल आऊंगा, डेली पढ़ूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ प्राइज देंगे जो मेरे टीचर देंगे। तो ये प्राइज टीचर की खुद की जेब से जाता है, ठीक है। तो दे देना भाई, 4200 रुपए का आपको ग्रेड पे मिलेगा, इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट दिए हुए कि जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करे, गतिविधि पर कार्य करने के लिए बच्चों को समूह में बांट दे, ग्रुप में बांट दे। जैसे पहली पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया कि बेटा आप इसके ऊपर ड्राइंग बनाओ, आप इसके ऊपर ड्राइंग बनाओ, इस प्रकार से, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, जो भी कंटेंट हो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। मान लीजिए आप ड्राइंग बनवा रहे हो और ठीक है, उसमें कलर की या स्केच की यहाँ पर मान लीजिए पेपर की जरूरत है, और सामग्री आप ऐसी उठाकर लेकर आ गए कोई लकड़ी या किसी और प्रकार की जो अननेसेसरी रहेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सामग्री होनी चाहिए। बच्चों को समूह में रखकर सामग्रियों का प्रभाव दो और उनका नियमित रूप से बदलते रहे, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से बात आ रही है कि बच्चों को एज ए मॉनिटर वाली जिम्मेदारी आप यहाँ पर उसको दे सकते हो, ठीक है। सामग्री की सांस्कृतिक संदर्भ में सराहना करें, ठीक है। सामग्री विशिष्ट आयु समूह की होनी चाहिए, मतलब सामग्री के बारे में बताया, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया, किस प्रकार से यूज होती है, किस प्रकार से आप इसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो, वो सभी एज ए टीचर आपको बच्चों को बतानी चाहिए। ये एक टीचर का यहाँ पर काम होता है। अब हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक बचा है कि आप उसका मूल्यांकन कैसे करोगे, इवोल्यूशन कैसे करोगे बच्चों का, वो सामने आपकी चीज है, इसके ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में सर सब कुछ वही डिपॉजिट करते हैं, कलर पेंसिल सब। हाँ देखिए, प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है, जैसे नो बैग डे पॉलिसी चल रही है। आई होप आप लोगों ने एनईपी 2020 में पढ़ा होगा कि साल के अंदर जो बच्चा रहेगा 10 दिन वो अपना बिना बैग के आएगा, मतलब 10 दिन वो कंटिन्यूसली नहीं है, मतलब पर्टिकुलर दिन रहेंगे, जिसके ऊपर अभी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो मैं आपको नहीं बता सकता। बट एनईपी 2020 के अंदर नो बैग डे पॉलिसी के अंदर 10 दिन तक बच्चा बैग नहीं लाएगा। बैग नहीं लाए तो गया तो क्या काम करेगा,
तो बच्चा कोई ना कोई आर्ट को सीखेगा, कला को सीखेगा, ठीक है, किसी एक्टिविटीज के माध्यम से कोई चीजों को सीखेगा। तो यहाँ पर वो जो बैग होते हैं ना, देखा आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस करी होगी, मान लीजिए आप स्कूल के अंदर भी रहे होंगे, तो जो बैग रहता है उसमें सारी किताबें, सारी अपनी कॉपी वगैरह रहती है, तो बच्चे का जो ये शोल्डर वगैरह होता है ना, ये झुक जाते हैं। तो मतलब इसके ऊपर कई सारे प्लान भी आए कि मतलब बच्चों को अननेसेसरी बोझ से बचा जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, बिना बोझ के शिक्षा, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी वो कमीशन वगैरह आपके आने वाले हैं। तो हमको बच्चों को बोझ वाली एजुकेशन नहीं देनी, ठीक है, ये जो स्कूल का बैग रहता है ये बोझ वाली एजुकेशन नहीं देनी। तो कुछ प्राइवेट स्कूल ने क्या काम किया, कुछ प्राइवेट स्कूल ने लोकर बना दिए अपने स्कूल के अंदर, जैसे आपने देखा ना जिम के अंदर लोकर बने होते हैं, जो पर्टिकुलर अपना बैग रखते हैं, कुछ भी चीज रखते हैं, तो लोकर बना दिए, ठीक है। उस लोकर के अंदर बच्चा क्या काम करता है, अपना जैसे मान लीजिए उसने पूरे दिन भर अपना स्कूल के अंदर टाइम बिताया, उस बैग को उसी लोकर के अंदर रख दिया। अब अगले दिन जब बच्चा जाएगा तो बिना बैग के जाएगा, लोकर में से अपना बैग उठाएगा, जो भी उसकी कॉपी पेन आज के जो उसके सब्जेक्ट रहेंगे वो यही से ये कर देगा। तो कुछ प्राइवेट स्कूल मतलब इसको कर रहे हैं, अच्छा काम है, मतलब ये तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात आती है इसके इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन की बात आती है। अब यार ये टॉपिक को मूल्यांकन वाले को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि मूल्यांकन का टॉपिक यानी जो असेसमेंट है, इवोल्यूशन का टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सभी इसके अंदर आता है, जो जो पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसकी पेडागोजी की बात कर लीजिए, जितने आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी की बात आई, यहाँ पर आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, बहुत सारे और टॉपिक की बात कर लीजिए, तो वहां पर आपका क्या है, असेसमेंट यानी इवोल्यूशन तो आपका आता ही आता है। तो असेसमेंट इवोल्यूशन का जो मैंने चैप्टर आपको बना रखा है डिटेल में, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उससे पूरा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और सभी जगह आपका असेसमेंट इवोल्यूशन यही होता है। ये असेसमेंट के टूल्स आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे उसके अंदर। ये सभी वही टूल है कि ऑब्जर्वेशन करके हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमको बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो ऑब्जर्व करो कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कहां गलती कर रहा है, कौन सा गलत कलर भर रहा है, अगर वो कोई ड्राइंग वगैरह बना रहा है तो प्रोजेक्ट का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। अगर हम उसका असेसमेंट करना है तो किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के माध्यम से हम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपको सभी पता है, एक फोल्डर वो फाइल होती है जिसमें बच्चे से सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। मान लीजिए हमने बच्चों से कोई कला कराई तो उसी कला को उस पोर्टफोलियो में रख दिया बच्चे की, ठीक है। तो अगली बार जब कुछ समय के बाद हम बच्चे की पोर्टफोलियो देखेंगे, अरे यार पिछली बार इसने बनाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पोर्टफोलियो भी रहता है। चेकलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है, चेकलिस्ट से देख सकते हैं, वही आपका या तो जिसके अंदर राइट बोलना होता है, रॉन्ग बोलना होता है, कि जिसमें आपकी कोई कला है जिससे संबंधित आपके सिर्फ यस नो में आंसर होते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल पर देख सकते हैं, जिसमें आपका रेटिंग स्केल पर आपको पता चल जाएगा कि किसने ड्राइंग कैसी बनाई है, ठीक है, कि इजी बनाई है, या फिर आपकी एवरेज बनाई है, या फिर आपकी अच्छी बनाई है, इस प्रकार से। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से देख सकते हो, डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर सभी रिकॉर्ड आ जाते हैं, जिसके अंदर क्लास के रिकॉर्ड भी आपके शामिल होते हैं, या फिर डिस्प्ले प्रदर्शन के माध्यम से आप बच्चे का एवल्यूशन कर सकते हो। ये सभी असेसमेंट के वो टूल है जो ऑलरेडी मैं आपको असेसमेंट और इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर करा चुका हूं। यही वो बेसिकली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टूल होते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को, ना सिर्फ आपकी आर्ट एजुकेशन बल्कि आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी, आर्ट एजुकेशन या किसी और परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जा रही है, तो इन्हीं टूल की हम ज्यादातर हेल्प लेते हैं, ठीक है। सभी आपके मतलब ऑथेंटिक एनसीईआरटी द्वारा अप्रूव्ड टूल है ये, जो अभी टूल मैंने आपको ये बताए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर्ट एजुकेशन आपका होता है खत्म, और उसके बाद अगर कोई आपका क्वेश्चन बचता है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। पहले इससे जुड़ा हुआ पूछ लीजिए, आज का जो आपका ये मैंने टॉपिक लिया है पार्ट सेकंड, इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए, कोई आपको समझ में नहीं आया, और उसके बाद अगले 1 मिनट के अंदर आप पूछ लीजिए कोई अगर आपको और दूसरा क्वेश्चन पूछना हुआ तो, ठीक है। बताइए सर, लैंग्वेज पेडागोजी में एक रिकॉर्डेड वीडियो अलग से आपने डलवाया, वो भी करना है क्या? हाँ उसाली नहीं, देखिए लैंग्वेज पेडागोजी मैंने आपको लगभग सारी करा दी, डिटेल में करा दी। वो एक अलग से वीडियो मैंने रिकॉर्डेड वाली वो डलवाई थी सीटेट की मैराथन क्लास की, ठीक है। तो आप लोग चाहे देखना चाहे देख लीजिए, मैंने तो अपनी तरफ से डाल दी कि क्या पता कुछ ऐसे 2-4 पॉइंट निकल जाए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आप लोग देखना चाहे उसको देख सकते हो, वरना जो मैंने जितनी लाइव क्लास चला रखी है उस वाले के अंदर आप लाइव वाली देख सकते हो, ठीक है। अब तो वो रिकॉर्डेड ही बन जाती है लाइव के बाद, ठीक। और पूछिए, और टॉपिक से रिलेटेड पूछिए पहले। अगर आज की क्लास के अंदर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, या जो आपका पार्ट फर्स्ट मैंने लिया था आर्ट एजुकेशन का, आर्ट एजुकेशन के अंदर कोई पॉइंट या कोई कंसेप्ट या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछिए, ठीक है। ठीक है। कोर्स क्या पूछ रहे हो, टीजीटी पीजीटी पूछ रहे हो, अभी आपका आ जाएगा, आई थिंक अगले महीने की शुरुआत में आपके आ जाएंगे, ठीक है। पूछिए पूछिए जल्दी, हाँ टॉपिक से रिलेटेड पहले पूछिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कुछ और चीज पूछने के लिए भी। टॉपिक से रिलेटेड मतलब आपको सब समझ में आ गया है ना, आज की और पहले की क्लास मिलाकर?
ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सर एग्जाम क्लियर करके आपसे मिलना होगा, अपना आशीर्वाद दीजिए सर, इस रास्ते में सफल हो सके। हाँ भाई, मतलब सभी को, मतलब ऑल द बेस्ट भाई, सभी के लिए, आपके लिए अच्छी ब्लेसिंग ही दूंगा मैं। ठीक, और पूछिए, क्या सवाल, क्या क्वेश्चन है आपका? टॉपिक से रिलेटेड रिलेटेड आपका नहीं आ रहा है, ठीक। सर आपकी क्लास कब तक पूरी हो जाएगी? होने में ही मानसो, ठीक है, जल्दी ही होने में है आपकी। आई थिंक 10 से 15 क्लास आपकी और लगेगी, फिर आपका कोर्स कंप्लीट। नो डाउट, नो क्वेश्चन सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, टॉपिक से रिलेटेड तो आपको कुछ आ नहीं रहा डाउट, अब पूछ लो, आपको क्या अदर कुछ क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो, फिर मैं आंसर दूंगा, ठीक है। नो डाउट, यस सर। ठीक है, पूछो और क्या पूछना है, फिर मैं आंसर दे देता हूँ आपको। करो करो, जल्दी करो। हम्म, समझ में आ गया सर। ठीक है भाई प्रीति, और पूछो, कुछ पूछना हो। सभी स्कूल में पोर्टफोलियो बनता है स्कूल में सभी में बनना चाहिए पोर्टफोलियो भाई आपका। बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका रहता है आपका पोर्टफोलियो। कुछ टीचर बनाते नहीं है, ठीक है, पोर्टफोलियो के। अरे कौन सरदर्दी पालेगा इतनी, ठीक है। मान लीजिए कोई अधिकारी भी आता है, अधिकारी आ गया तो सारी चीज नाप देगा आपकी, ये नहीं है, ये नहीं है, टीचर डायरी नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। बना लीजिए आप पोर्टफोलियो को। हालांकि जब आप सिस्टम के अंदर जाओगे ना, तो आप बहुत से ऐसे काम है जिनको छोड़ा करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे शिक्षक वाली परिभाषा सिस्टम में जाती है अपने आप, मतलब नेगेटिव सी बनती जाती है, बट आपको बनाना चाहिए पोर्टफोलियो। मनीषा कह रही सच में सर, मैं भी मिलना चाहती हूँ, फर्स्टली पढ़ा के आपसे सिलेक्शन कराऊंगे। ठीक है मनीषा, वेरी गुड भाई। सर फर्स्ट फेस्टिवल वाला टॉपिक भी पढ़ाएंगे क्या? फेस्टिवल, फेस्टिवल इसमें मतलब नहीं आएगा, ये तो मैंने कुछ टॉपिक मतलब जो आपके इसी से जुड़े थे आर्ट एजुकेशन से, वो मैंने बताया आपको, ठीक है। सर चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर का बैच ले आओ प्लीज। देखो उसका बैच की फायदा नहीं है। जो लेडी मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वही उसके लिए काफी रहेगा, ज्यादा उसका लेवल इतना है नहीं, ठीक है। और पूछिए, आपका टीजीटी का आएगा, ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो आप पूछ रहे हो। नो डाउट, चलो ठीक है भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो वर्क एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आर्ट एजुकेशन हो गया, वर्क एजुकेशन की बात करेंगे, फिर आपकी फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एजुकेशन के जो आपके एस्पेक्ट थे वो फिर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।